चलिए, प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेनम में होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। तो वास्तव में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पहले तो है क्या ये? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा में होता है, ग्लूकोज में होता है या स्टार्च में होता है। अभी हम रासायनिक समीकरण भी देखेंगे, लेकिन पहले हम एक 10वीं के स्तर का ज्ञान ले लेते हैं कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है, किसमें? शर्करा में, जिसको हम ग्लूकोज या स्टार्च कहते हैं। अब क्योंकि ये अपचयन अभिक्रिया है, इसलिए किसी न किसी अपचयनकारी शक्ति की आवश्यकता होती है, तो वो काम यहां होता है। यहां पर एटीपी और NADPH नामक अपचयनकारी शक्तियों का निर्माण होता है। ये है रिड्यूसिंग पावर, अपचयनकारी शक्तियां। तो पहले चरण में ATP और NADPH ऊर्जा के अणु बनते हैं, फिर दूसरे चरण में ये ATP और NADPH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा में कर देते हैं, जिसको हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये एक बेसिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझने का सरल तरीका है। अब हम दोनों को डिटेल में पढ़ना है। पहले प्रकाशिक अभिक्रिया कैसे होती है, फिर अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। पहले आप ये थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर हम शुरुआत करते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया से। चलिए, अब हम पढ़ते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो जैसा कि स्पष्ट है कि ये प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेनम वाले भाग में होती है और इसमें दोनों फोटो सिस्टम भाग लेते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड, यानी कौन सा? P680, ये फोटो सिस्टम सेकेंड है। सबसे पहले ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। जब ये ग्रहण करता है तो ये उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, अपचयन हो जाता है इसका, है ना। और P680 जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये उच्च ऊर्जा अवस्था में आ जाता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये कहां से पूरी करेगा? ये कमी पूरी होती है जल के अणुओं के विघटन से, जिससे ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं और प्रोटॉन मुक्त होते हैं। तो सन एनर्जी फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करती है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी फोटो सिस्टम सेकेंड जल के प्रकाशिक अपघटन से प्राप्त करता है, जिससे ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है और प्रोटॉन निकलते हैं। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन ये आगे कहां जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन आगे प्लास्टोक्विनोन नामक एक प्रोटीन को जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम BF नामक एक प्रोटीन समूह पर जाते हैं। वहां से ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन नामक एक इलेक्ट्रॉन वाहक को जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन
पुनः जाते हैं अप फोटो सिस्टम फर्स्ट P700। ठीक है, अब P700 भी सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं फेरिडॉक्सिन को, फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं NADP को, जिससे फाइनली बन जाता है, मैं यहां जगह कम है लिख रहा हूं, यहां NADP से बन जाता है NADPH। NADP से NADPH कब बनता है? जब इसको फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है और यह काम NADPH रिडक्टेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है। अब यहां पर एक और बात कि यहां पर जो साइटोक्रोम BF है, अभी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में कैसे जमा होता है वो डायग्राम भी देखेंगे। वो एक प्रोटॉन पंप का काम करता है और प्रोटॉन पंप ATP का निर्माण करते हैं। तो साइटोक्रोम BF से जब इलेक्ट्रॉन होके जाएगा तो ADP से ATP का निर्माण होगा। तो हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया कि प्रकाशिक अभिक्रिया में ऊर्जा के दो अणु बनते हैं, ATP और NADPH, और यही तो हमें बनाना है अपचयक शक्तियां जो आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किस में करेंगे? शर्करा में करेंगे। अब ये संपूर्ण जो प्रकाशिक अभिक्रिया जिसमें दोनों फोटोसिस्टम भाग लेते हैं, इसको Z स्कीम नाम दिया गया है। Z स्कीम जो काम करती है अपचयन विभव पर, रेडॉक्स पोटेंशियल, अपचयन विभव। अब ये अपचयन विभव क्या होता है, आप पहले उसको समझ लीजिए कि अपचयन विभव जो है वो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की ताकत है, क्षमता है। तो ये सभी प्रोटीनों के समूह इस तरह से जमे हुए होते हैं, धनात्मक से ऋणात्मक अपचयन विभव की ओर। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, क्यों? क्योंकि देखिए ये इसका अपचयन विभव धनात्मक है, ज्यादा है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये धनात्मक है, इससे और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये धनात्मक है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। तो इस तरह से ये धनात्मक इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम में ये जमे होते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनों को ये एक जगह से दूसरी जगह खींच सके, और इसके परिणाम स्वरूप जो ये आकृति बनती है वो Z के आकार की बनती है। इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया Z स्कीम कहलाती है। तो ये सारी प्रक्रिया ग्रेनम में संपन्न होती है, दोनों सिस्टम भाग लेते हैं, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है जिससे ऑक्सीजन पैदा होती है और ATP और NADPH के अणु बनते हैं जिनको अपचयनकारी शक्तियां कहते हैं। अब चित्र बना लीजिए आप।
आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो पढ़ा हमने प्रकाशिक अभिक्रिया। अब इसमें आपने देखा कि Z स्कीम में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है P680 से और अंत में पहुँच जाता है और NADPH बनता है। तो इलेक्ट्रॉन जो निकला यहाँ से वो यहाँ तक गया लेकिन वापस लौटकर नहीं आया, इसलिए इस प्रकाशिक अभिक्रिया को कहते हैं अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया, इसका एक और नाम है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसको फोटो फास्फोरिलीकरण कहते हैं। शब्द क्या है? इंग्लिश फोटो फास्फोराइलेशन, है ना। हिंदी में कहें तो फोटो फास्फोरिलीकरण, और है क्या? फोटोन, लाइट की उपस्थिति में फास्फोराइलेशन, एडीपी का फास्फोराइलेशन होता है और एटीपी बनता है। तो जब कभी भी प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी बनता है तो उसको फोटो फास्फोरिलीकरण कहते हैं। तो ये फोटो फास्फोरिलीकरण कैसा है? अचक्रीय नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन या अचक्रीय फोटो फास्फोरिलीकरण आप हेडिंग ऊपर लगा सकते हैं। चलिए, अब कभी कभार क्या होता है कि प्रकाश की मात्रा जब कम होती है या ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, या जैसे बैक्टीरिया में बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो एटीपी बनाने का, अपचयनकारी शक्ति बनाने का एक अल्टरनेट तरीका है जिसको कहते हैं चक्रीय फोटो फास्फोरिलीकरण। या इसको आप कह सकते हो चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। कम होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता हो, जैसे बैक्टीरिया में या प्लांट में भी जब NADP पर्याप्त मात्रा में हो, ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं हो, तो ये प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? चलिए, इसमें एक ही फोटो सिस्टम काम करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये लाइट एनर्जी को ग्रहण करता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो P700 एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, उत्तेजित हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है फेरिडोक्सिन से, फेरिडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम BF को, और साइटोक्रोम BF से इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस चला जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट को। तो आप समझ गए होंगे इसको चक्रीय क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लौट कर वापस आ जाता है। क्योंकि साइटोक्रोम BF प्रोटॉन पंप है, तो ये ADP से किसका निर्माण करेगा? ADP से ATP का निर्माण करता है। तो ये है चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है अचक्रीय और चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में अंतर बताइए। वो ग्रेनम में होती है, ये भी ग्रेनम में होती है, लेकिन अंतर क्या है? उसमें दोनों फोटो सिस्टम भाग लेते हैं, इसमें केवल एक लाख भाग लेता है। उसमें ATP NADPH दोनों बनते हैं, इसमें केवल ATP बनता है। उसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का अपघटन नहीं होता। और अंतिम बात, उसमें ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जबकि चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। तो ये 4 बिंदु हैं, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में ये आते हैं सारणीबद्ध रूप से। अचक्रीय वर्सेस चक्रीय मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं, ध्यान रहे आपको। यहां अचक्रीय और यहां चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। इसमें दोनों फोटो सिस्टम
भाग लेते हैं। इसमें केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट भाग लेता है। इसमें एटीपी व NADPH बनता है। इसमें केवल ATP बनता है। जल अपघटन होता है, इसमें जल अपघटन नहीं होता। ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती है। तो ये अंतर है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।